नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। मैंने ट्विटर पर कैंपेनिंग की, माननीय मंत्री जी से मुलाकातें की, माननीय सेक्रेटरी साहब, पेंशन सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, एक्सपेंडिचर में कई अधिकारियों से मिले, अपने ज्ञापन देते रहे। कार्मिक मंत्री जी के माननीय पीएस साहब, उनसे भी मुलाकात की इस मुद्दे पर। बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। बैलून पूरे देश में 100 सिटीज़ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए पूरे देश में बैलून छोड़े हम लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें रही। फिर जनवरी 2025 में हम लोगों को पहली बार सफलता मिली, जनवरी और फरवरी के मंथ में, जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो 8वां पे कमीशन का गठन करेंगे। और उसके बाद फिर जब अक्टूबर में हम लोग पेंशन सेक्रेटरी साहब श्री वी श्रीनिवास साहब से मिले, वहाँ भी हम लोगों ने गुजारिश की। 7 अक्टूबर की घटना है। और फिर 28 अक्टूबर को भारत सरकार ने बाकायदा गजट जारी किया। तब से लेकर के अब तक, अब चूँकि 8वां पे कमीशन काम कर रहा है, तब से बहुत सारे हालात बदले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन हुआ, एक डिस्कोर्स हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, तमाम सारी चीज़। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका से, नेपाल से। बहुत सारे लोगों ने मेल किए, अपनी समस्याएं लिख करके भेजी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं लिख करके भेजी, और उन सभी को शामिल करते हुए हम लोगों ने एक बृहद मेमोरेंडम बनाया। और उस बृहद मेमोरेंडम के आधार पर 30 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने उन सारी चीज़ों को रखा भी। डॉक्टर पंकज गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक सबसे पहले कुछ खुशखबरी दूंगा आप लोगों को, और लाइव सेशन के माध्यम से उन साथियों को भी बधाई दूंगा। हमारे जो सहयोगी संगठन हैं, टोटल अभी तक पूरे देश में हमारे 72 सहयोगी संगठन हैं, जिनमें 18 राज्यों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हमारे चैप्टर हैं, और 18 चैप्टर्स के अलावा जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, जिनमें कुछ जगहों पर चुनाव हुए हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ से, जहां पर भाई बसंत लाल जी, जो कि इस बार फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, भाई क्रांति सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने रिकॉर्ड वोटों से उत्तर प्रदेश में चुनावों में फिर से एक बार जीत हासिल की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा इग्नूसा की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन है। 65 सेंटर हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इग्नू के सेंटर्स हैं। वहाँ से हमारे भाई साहब हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो उसके प्रेसिडेंट बने हैं। फिर से उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की, पूरी की पूरी टीम जीत करके आई है। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और अभी हाल फिलहाल में ही पीजीआई चंडीगढ़ में, एक रेपुटेटेड संस्थान है पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ से हमारे सत्यवीर डागुर जी की पूरी टीम फिर से एक बार चुन करके विजय हासिल करके फिर से उसने वापसी की है। उनको भी सत्यवीर डागुर जी और उनके सभी साथियों को, पूरी टीम को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत उन सभी का अभिनंदन। एक बुरी खबर भी है, क्योंकि आज पूरे दिन उस चीज़ में उलझे रहे, उसका भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। पीजीआई चंडीगढ़ के ही हमारे एक साथी हैं रामनिवास मौर्य जी, उनके भाई के साथ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, जो बलरामपुर जिले का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उनका भाई है लालमन मौर्य जी। वो अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे और रास्ते में उनके साथ कुछ लोगों ने लूटपाट की और उनको चाकू मार दिया। तो अभी उनकी हालत, मैंने अभी उनसे खोज खबर ली है, तो पता चला है कि खतरे से बाहर है और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पता चला है कि जख्म काफ़ी गहरा है, 5-6 इंच तक उनके पेट में चाकू लग गया। ये हमारे परिवार के लिए बड़ा संवेदनशील स्थिति है। और हमने कोशिश की है कि अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी और पूरी टीम के माध्यम से कोशिश की है कि वहाँ के प्रशासन से बातचीत हो पाए। उन्होंने हमें अवगत भी कराया है कि सिद्धार्थनगर के एसएसपी साहब से, सीओ साहब से उनकी बातचीत हुई है और वो उनको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश में है और हर संभव मदद करेंगे। मेरा भी सिद्धार्थनगर के प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे संगठन या कोई भी सिविलियन है उसके साथ ऐसी वारदातें ना हो,
और जिनके साथ हुई है उस परिवार को न्याय मिले, सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, बजाय उनके धक्के उनको खाने पड़े। इसके लिए मेरी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ न केवल जांच करें और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है उनको कड़ा से कड़ा दंड भी मिले, कार्रवाई करें, सुनिश्चित करें ताकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को इस न्याय के लिए ज़मीन पर ना उतरना पड़े। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पूरे देश के कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसमें पुलिस भी शामिल है, डिफेंस भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रशासन से, माननीय हमारे योगी जी की प्रशासन से, और योगी जी एक निष्पक्ष नेता के तौर पे जाने भी जाते हैं, बहुत कड़े फैसले लेने वाले जाने जाते हैं, उनसे भी दरख्वास्त रहेगी कि इस मसले में संज्ञान लें। चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी मैं बात करूंगा, काफ़ी साथी जुड़ गए हैं जी। प्रीतम सिंह जी 16 CL दिलवाने की, 16 CL। मुझे रघुवीर मार्क्सिरी साहब आपका मिल गया मैसेज मुझे 16 CL का। देखिए 16 CL तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमने अपने मेमोरेंडम में 14 यूनिफॉर्म कैजुअल लीव की बात करी है। ये यूनिफॉर्म कैजुअल लीव उन लोगों के लिए है जो सामान्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा जो जैसे कि हाई रिस्क जॉब करते हैं या रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, इनके लिए अलग से कैजुअल लीव की व्यवस्था की हमने बात कही है। लेकिन 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव यानी EL और 20 मेडिकल, ये हमने सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात की है। लेकिन आज पहले पे कमीशन पर आने से पहले मैं ये जो 22 अप्रैल को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक एनपीएस का दोबारा गजट आया है, मैं उस पर चर्चा करूंगा आज। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज सर्विसेज के लिए जो गजट आया है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एनपीएस का गजट एक ही होगा ऑलमोस्ट, वो चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो और चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब तक 8वां पे लागू होगा, मैं आप लोगों के सवाल लूँगा। देखिए 8वां पे कमीशन लागू होने की डेट तिथि जो है 1 जनवरी 2026 है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मई से पहले 2027 में आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग जाएगा। मुझे भरोसा है कि 1 अप्रैल 2027 को जो वेतन आपको मिलेगा, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, उन्हें 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी ऐसी मतलब मेरा ऐसा कयास है या मेरा ऐसा अनुमान है, या जो पे कमीशन को मैं देख रहा हूं जिस तरीके से काम करते हुए, उसे देख करके लगता है कि 8वां पे कमीशन आपको बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे भरोसा पड़ रहा है। बाकी तो आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है और सरकार उसे कब तक मंजूरी देती है, किन किन चीज़ों को मंजूरी देती है और किन किन चीज़ों को रोकती है। तो खैर हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कौन कौन लोग हैं। तो देश में केवल 3 लोग हैं, ओनली 3 कैटेगरीज, जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। पहला है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा है IFOs यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्योंकि यही 3 ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें रिक्रूट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनको कैडर अलॉट किया जाता है, इनको स्टेट्स मिल जाते हैं और वहां जाकर के ये लोग नौकरी करते हैं। तो इनके लिए अलग से गजट सरकार निकालती है, ऐसी परंपरा है। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनपीएस का गजट है। अगर एनपीएस में कोई भी बदलाव उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए किया होगा, तो जाहिर सी बात है सेम बदलाव उन्हें हमारे साथ भी करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब चूंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी परिस्थितियां काफ़ी अलग होती हैं। रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैडर मिल जाता है नागालैंड, तमिलनाडु या आगमुट, अंडमान, गोवा या फिर मेघालय, तो यूनियन टेरिटरीज, इस तरह के जब उन्हें मिलती हैं तो उनका सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर निकलता तो स्टेट गवर्नमेंट से है, लेकिन बाकी नियम कायदे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो बहुत सारी उनके केसेस में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा मतलब क्लियर कट होनी चाहिए। उनके नियम कायदे कानून बड़ा मतलब जो है स्पेसिफिक होते हैं, मैं कहूँगा। तो ये 22 अप्रैल को 2026 को गजट आया है, मेरे हाथ में ये गजट है।
तकरीबन 17 पेज का इंग्लिश का गजट है और इतना ही हिंदी का है। तो इसे पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इसको स्टडी कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या नया है, क्या नया नहीं है। तो ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए बिल्कुल सतही तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें साफ साफ जो पॉइंट नंबर 4 है, जो पैरा नंबर 4 है, पैरा नंबर 4 पे उन्होंने ये कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी एम्प्लॉई नया रिक्रूटी आएगा, जो भी ऑफिसर नया रिक्रूटी आएगा, मतलब अब कोई सेलेक्ट होकर के कोई IAS, IPS या IFS अधिकारी सिलेक्शन के बाद अगर आता है 22 अप्रैल 2026 के बाद, तो उसको NPS का विकल्प तो दिया ही जाएगा। NPS तो कंपलसरी है उसके लिए। उसके साथ साथ रूल नंबर 10 यानी डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो विकल्प दिया जाता है वो विकल्प कंपलसरी भरना होगा। हालांकि अगर वो नहीं भी भरता है तो आगे 3 साल तक इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में माना जाएगा, यानी 22 अप्रैल 2026 से लेकर के 21 अप्रैल 2029 तक ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगा। या फिर जिनकी सेवाएं 15 साल के अंदर अंदर हैं और उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ या डिसेबिलिटी का कोई केस हो जाता है, तो उन लोगों को भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा अगर डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो। धर्मेंद्र उपाध्याय जी, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ और आर्थिक बोझ इस पर बाद में बात कर लेंगे, अभी तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो ऑप्शन था वो 2024 में 30 मार्च 2024 को बंद हो गया था। केवल उनके लिए खुला रहेगा जिनकी 15 साल से सेवाएं कम हैं, उनके लिए डिफ़ॉल्ट के तौर पर मौजूद रहेगा। तो पहली बात तो ये, जो लोग ऑप्शन भर पाए नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए ये ऑप्शन अभी भी खुलना चाहिए। नहीं खुला है तो उनके लिए भी खुलना चाहिए। जो साथी मुझसे पूछते हैं अभी फिटमेंट फैक्टर को देखिए, सर जी फिटमेंट फैक्टर 2.6 से कम होने पर क्या आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा? देखो भैया, ऐसा है कि मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताता हूँ। 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया था, उस समय भी NCJCM ने 3 पॉइंट समथिंग का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, 3 पॉइंट समथिंग का। उस समय डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी 125% था, यानी कि अगर हम डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देते और कोई ग्रोथ ना देते तो भी 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी था। हमें मिला कितना? 2.57, यानी मुश्किल से मुश्किल आप देखिए 2.25 ऑलरेडी था, 25 और जोड़ दीजिए यानी 0.25 और जोड़ दीजिए तो 50 हो गया, 7 और जोड़ दीजिए 7 यानी 32%, यानी हमें 32% का मैक्सिमम दिखा। लेकिन ये ओवरऑल 32% का नहीं था। ओवरऑल जब आप पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो महज वो मुश्किल से मुश्किल 24% के आसपास बैठता था। अभी हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो 58% है, यानी दिसंबर 2025 में, यानी दिसंबर 2025 में 1.58 ऑलरेडी है, बिना किसी प्रॉफिट बिना किसी लॉस के। आप देख लीजिए कि कितना मिलेगा। जो बात आपने कही 2.64 का फिटमेंट फैक्टर हमने बहुत पहले सजेस्ट किया था, लेकिन जब NCJCM ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रख दिया तो हम फिर उससे कम पर नहीं जा सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने ये हमारा पेज नंबर 2 है, मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आप जूम पर आसानी से समझ सकते हैं। और पॉइंट नंबर अगर 1 को आप रीड करेंगे, मैं एक बार, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनको दिख जाएगा। हमने 13 पॉइंट पर एग्रीमेंट दिया है NCJCM को, और वो 13 पॉइंट जो जिसमें हमने एग्रीमेंट दिया है, अपनी कंसेंट दी है, वो है फैमिली यूनिट 5 3 की जगह फिटमेंट फैक्टर 3.83 और 2700 कैलोरी की जगह कैलोरी कंजम्पशन 3490, यानी कैलोरी कंजम्पशन लगभग 3500 की। हार्ड एरियाज कंसिडरेशन और हार्ड अलाउंसेस कंसिडरेशन, स्पेसिफिक अलाउंसेस
और डेली अलाउंस, पेशेंट केयर, स्पोर्ट, यूनिफॉर्म, नाइट ड्यूटी, मैटरनिटी, पैटर्निटी और चाइल्ड केयर लीव, और मेंस्ट्रुअल जो मतलब महिलाओं के लिए महीने में एक छुट्टी जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, और एसोसिएशंस और यूनियंस की लीव के लिए, और एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की है ग्रेच्युटी में। तो हमने भी 50 लाख पे ही कमिटमेंट किया है कि वो हमारा एग्रीमेंट है, हम इससे नीचे नहीं आएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन सिविलियन के लिए, पेंशन कम्यूटेशन और फैमिली पेंशन के लिए। हमने जो फिर 3 पॉइंट जो मेजर हमने 3 पॉइंट दिए हैं, मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस कर लेता हूं कि हमने मेजर 3 पॉइंट क्या दिए हैं। कि पहला है एनपीएस और यूपीएस को ख़त्म करके यूनिफॉर्म हाइब्रिड मॉडल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रिवाइव्ड। अब जब हमने 30 अप्रैल को माननीय आयोग के सामने ये बात कही कि मैं एनपीएस और यूपीएस को लेकर के अपना व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा देखिए सीधी सी एक बात है, कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ नया फैसला दिया, उसके आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। आप ये बताइए कि क्या बदलाव करके क्या नया स्थापित किया जा सकता है। आप स्क्रैप तो सभी बोलते, पूरी दुनिया बोलती है कि इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करिए, इसके अलावा बताइए आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने वहां पर एक हाइब्रिड मॉडल रखा है, ये पूरा उसी मॉडल का ब्लूप्रिंट है। ये आप इस पर देखेंगे मैंने लिखा भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीस्टोर्ड इन हाइब्रिड मॉडल। हमने उसको कैसे करने की कोशिश की है, हमने एनपीएस और यूपीएस को मिला दिया है। हमने ये कहा है कि सिस्टम को स्क्रैप ना करे सरकार तो भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, हमने वो तरीका बताया है। हमने कहा है कि हमारा जीपीएफ का पैसा दूसरी जगह जाता था, आप एनपीएस में डालते रहिए, लेकिन एनपीएस में सरकारी अंशदान अलग चलने दीजिए और हमारा अंशदान अलग चलने दीजिए। हमारा अंशदान अगर अलग रहेगा और हमारे अंशदान पर मिनिमम जीपीएफ के बराबर रिटर्न की गारंटी दीजिए, जिसे हमने मार्स कहा है, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न गारंटी, मार्स हमने कहा है। और उसका हमने हवाला भी दिया है सीएजी की, जो एनपीएस की रिपोर्ट थी 2020 की। सीएजी की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि एनपीएस में कर्मचारी के अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी होनी चाहिए। हमने उसी पॉइंट को वहां से लेकर के आए हैं और हमने ये कहा है कि हमारे अंशदान पर कम से कम जीपीएफ के बराबर इंटरेस्ट की गारंटी होनी चाहिए। हमारा वाला अंशदान उस पर कैपिंग नहीं होनी चाहिए। हम चाहे 10% कटवाएं, हम चाहे 20 कटवाएं, 30 कटवाएं, 40 कटवाएं, जितना भी कटवाएं, अगर हमारे वाले अंशदान पर निश्चित ब्याज की गारंटी कर दी जाएगी तो कर्मचारी खुद ब खुद ज़्यादा पैसा कटवाने लग जाएगा और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कम से कम 2 से 3 गुना तक। तीसरा हमारा उसमें ये डिमांड है कि हमारा चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे हम नौकरी छोड़ दें और चाहे हमको टर्मिनेट कर दिया जाए, हमारा वाला हिस्सा जीपीएफ की तरह निकाल करके दे दो। सो सिंपल है, हमारा पैसा जीपीएफ बन गया, बिना नाम रखे ही वो जीपीएफ बन जाएगा, बिना स्क्रैप करे जीपीएफ बन जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बैंक से आप 1 लाख रुपए का भी लोन लो, सबसे छोटा सा छोटा लोन लो, किसी भी बैंक से लो, तो बिना निश्चित ब्याज के कोई बैंक क्या लोन हमें देती है? तो वही बैंकें हमसे हर महीने 12 से 14 हजार करोड़ रुपए ले रही हैं एनपीएस के माध्यम से, तो हमें निश्चित ब्याज क्यों नहीं दे रही हैं? ये तो सीधा सा सवाल है। तो इस पर माननीय आयोग ने बड़े ध्यान से सुना है और उसको नोट किया है। मानना ना मानना तो वो सरकार का काम है, वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ डिस्कस हुई वहाँ पर। अभी जेसीएम ने तो कह दिया हम तो हूबहू ओपीएस लेंगे, बस काम खत्म। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोग रिटायर हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में रिवाइज्ड एनपीएस आ गया, उन्होंने एनपीएस को रिवाइज्ड कर दिया और ये कहा कि हम 20 साल की नौकरी करने के बाद 50% पेंशन देंगे। ये बात उन्होंने कह दी रिवाइज्ड पेंशन में। लेकिन कर्मचारी ने जितना भी डिडक्शन करवाया है 10% के रूप में, वो वापस नहीं करेंगे, कोई लमसम अमाउंट नहीं देंगे। अब वहाँ के कर्मचारी राजी हुए या नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता है,
लेकिन ये कैसी ओपीएस है भाई? ये तो कोई ओपीएस नहीं है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई सरकार छीन ले, ये तो कोई ओपीएस नहीं हुई, ये तो कोई पेंशन नहीं हुई। हाँ, ये अच्छा कदम है कि उन्होंने 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन की गारंटी दी, ये एक अच्छा कदम है। तो ये हमने मॉडल दिया है। दूसरा हमने ये कहा है कि एनपीएस से जो पैसा कटता है सरकार का 14%, अब तो सरकार ने उसको 18.5% करने की बात कह दी, वो चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से कही हो और चाहे एनपीएस में, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेना है तो सरकार सीधे ये बोले कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, चाहे वॉलंटरी रिटायर हो रहा हो, चाहे कंपलसरी रिटायर हो रहा हो, चाहे सुपर एनुएशन रिटायर हो रहा हो, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है तो आप उसकी कैलकुलेशन 10 + 18.5 के हिसाब से कर दो। कर्मचारी का तो पहले भी 10% जा रहा था, आज भी 10% जा रहा है, तो उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिड सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस इंडोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली इंडोर्स हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो रिटायरमेंट पर। तो ये बात भी उनको समझ में आई है कि ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और मुझे लग रहा है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो ड्राफ्ट आया है 22 अप्रैल को, इसी वजह से उन्होंने इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प की कोई चर्चा नहीं की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए इस गजट में एक खास बात है, और वो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। ये एक सुरेश जोशी जी है, वो पूछ रहे 18 साल वाले को सेम ओपीएस क्यों नहीं? तो भैया 18 साल वाले को सेम ओपीएस इसलिए नहीं, अलग अलग स्टेट में किसी राज्य में मैं बात करता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, छत्तीसगढ़ में 33 साल की नौकरी पर 50% पेंशन है, 33 ईयर, उसके पहले रिटायर हो गए तो उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगी पेंशन। राजस्थान में 28 साल थी, उसको घटा के 25 साल करके गए हैं गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्विस लेंथ चाहिए होती है फुल पेंशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसी ज़माने में 30 साल थी, फिर उसको घटा करके 20 साल किया गया, फिर उसको 10 ही साल कर दिया गया। तो 20 साल एक यूनिफॉर्म व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को सेवाओं की कोई गारंटी ना दो और वो पेंशन की गारंटी दे दे। पेंशन की गारंटी भी तभी मिलती है जब कुछ निश्चित सेवाओं की गारंटी दी जाती है। ये तो मतलब एक जैसा ही है, आप सेवाएं जितनी लंबी दोगे सरकार भी उसी हिसाब से आपको गारंटी देगी। तो 20 साल यूनिफॉर्म व्यवस्था है। हम ये बात कर रहे हैं कि 20 साल पूरे देश में लागू होना चाहिए, ना कि केवल सेंट्रल में। हर राज्य में भी 20 ही साल होना चाहिए। 33 साल और 25 साल जहाँ कहीं भी है उसको एबोलिश करना चाहिए। 20 साल में 50% पेंशन की गारंटी होनी चाहिए।